हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPSCL का सेट प्रैक्टिस, जो कि SK जाके कोचिंग का है और ये ऑफलाइन बैच में ये सेट प्रैक्टिस चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है सेट प्रैक्टिस का। तो अगर सोल्यूशन अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। तो सेट नंबर 1 से हम लोग इसी तरीके से सोल्यूशन करेंगे। और इसमें बता दें कि 50 क्वेश्चन ट्रेड का रहता है और 10 क्वेश्चन हिंदी रहता है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहता है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है। तो इसमें हम करेंगे 50 क्वेश्चन जो ट्रेड का रहता है उसका हम सोल्यूशन के साथ करेंगे। और बाकी जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन के लिए उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे इस सेट का, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम अलग से बना देंगे। और बाकी जो रीजनिंग रहेगा उसका बनाइएगा आप लोग। अगर प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का हम दे देंगे लिंक, उससे आप वहाँ पे आप पूछ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है कि एकल कला व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है। एकल कला मोटर जो है सिंगल फेज मोटर जो है कितना HP का मैक्सिमम आपको मिलता है मार्केट में, ये पूछा जा रहा है कि कितने HP का बनता है। तो मैक्सिमम 2 HP का मिलता है सिंगल फेज मोटर। और ये मार्केट में आपको 2 HP का मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप कंपनी से बनवा सकते हैं इससे ज़्यादा HP के, लेकिन मार्केट में अवेलेबल रहता है मूल रूप से 2 HP का। तो आंसर इसका 2 HP होगा। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन कि 100 वाट की एक एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट AC से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्टर पर खुलती है तो रोटर पर परिणाम आघूर्ण क्या होगा। तो इसका मतलब क्या, समझे क्वेश्चन। ये क्या है कि सिंगल फेज मोटर है, तो सिंगल फेज मोटर में एक मेन बाइंडिंग होता है और एक स्टार्टर बाइंडिंग होता है। कुछ ये हो गया, क्या हो गया, तो ये हो गया हम यहाँ पे देते हैं मेन बाइंडिंग, ये हो गया। तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लिखने में मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो लिखने में प्रॉब्लम है, तो इस आगे चल के इसका सुधार कर देंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो स्क्रीन बड़ा लाएंगे उसके बाद स्टाइलस पेन होता है उससे हम लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि लिखने में आसान हो जाएगा, तो अच्छा तरीका से समझ में भी आएगा। तो अभी के लिए हम इसी पे काम चला रहे हैं। तो समझिए ये क्वेश्चन क्या करा है। तो यहाँ पे क्या है, 230 वोल्ट यहाँ पे जोड़ा गया है। 230 समझिए, 230 वोल्ट यहाँ पे जोड़ा गया है। और ये बीच वाला क्या होगा, ये है जो मेन बाइंडिंग है और ये स्टार्टर बाइंडिंग है। स्टार्टर बाइंडिंग को ही सहायक बाइंडिंग कहा जाता है। तो बोला है यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कि सहायक बाइंडिंग जो है सहायक बाइंडिंग स्टार्टर से खुल जाता है। मतलब ये जो सहायक बाइंडिंग है खुल गया, तो खुल जाने से क्या होगा कि ये स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं। अगर चलेगा नहीं तो टॉर्क 0 हो जाएगा, और टॉर्क 0 हो जाएगा तो बल आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अस्थायी संधारित्र मोटर किसके लिए किया जाता है। अस्थायी संधारित्र के मतलब समझिए कि जो संधारित्र मतलब जो होता है पंखा में देखते हैं संधारित्र लगा हुआ रहता है जो बैटरी जैसा रहता है गोल, और वो अगर नहीं खराब हो जाता है या खुल जाता है तो फैन जो है नहीं चलता है, उसी का बात कर रहा है। अस्थायी संधारित्र मतलब उसे आप चालू किए और उसके बाद खोल नहीं सकते हैं, मतलब उसमें लगा ही रहेगा, खोला नहीं जा सकता, उसी का बात कर रहा है कि अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग मतलब मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो छत वाले पंखा में जो है या मेज वाले पंखा में आप स्टार्ट करके खोल तो नहीं लेते हैं संधारित्र को, उसमें लगा ही रहता है, उसमें खोला नहीं जा सकता। यानी कि छत वाले में तो क्या है कि मोटर के साथ मतलब घूरता हुआ भी संधारित्र भी, तो उसे नहीं खोला जा सकता। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है कि अस्थायी रूप से उसमें लगा रहता है, उसे खोला नहीं जा सकता है। क्योंकि छेद करने वाले मशीन में उसमें संधारित्र जो लगा रहता है उसे स्टार्ट करके खोला जा सकता है। उसी तरीके से कपड़े धोने वाले मशीन में 2 संधारित्र रहता है, तो एक संधारित्र को आप खोला जा सकता है उसमें से। और ये जो है पीसने वाले मशीन, इसमें क्या होता है कि इसमें कौन सा मोटर रहता है, तो यूनिवर्सल मोटर रहता है। इसका मेन रूप है कि अस्थायी रूप से संधारित्र किसमें लगा रहता है, उसे खोला नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि छत वाले पंखा और सेलिंग वाला पंखा मतलब जो है मतलब मेज वाला पंखा जो है उसमें संधारित्र को अस्थायी रूप से लगा रहता है, उसे खोला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेपर मोटर्स ज़्यादातर के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर्स जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्टेपर मोटर कंट्रोल सिस्टम के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल सिस्टम के लिए अनुप्रयोग किया जाता है कौन सा मोटर, तो स्टेपर मोटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीधी लाइन परिवर्तक से शुरू होने वाली, परिवर्तक मतलब क्या होता है, स्टार्टर, परिवर्तक मतलब स्टार्टर, सीधी लाइन के मतलब हो गया सीधा बोल सकते हैं OLD यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से शुरू होने वाली 3 फेज कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा किसके द्वारा किया जाता है। मतलब सीधे लाइन मतलब जो इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ये बोल रहा है इसमें कि जो प्लग से डायरेक्ट प्लग घुसाएं बोर्ड में और स्टार्ट हो गया, इसी मोटर का बात कर रहा है। तो उसके लिए सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, उसमें क्या लगाया जाता है जिससे कि उसमें सुरक्षा जलने से बचे, उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हम फ्यूज लगाते हैं, मेन तार जो होता है उसमें फ्यूज लगाया जाता है। तो कौन सा फ्यूज लगाते हैं, तो अनुपोषण फ्यूज लगाते हैं। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। और अनुपोषण फ्यूज को ही कहा जाता है वायर वाला फ्यूज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। और बताएंगे कि फ्यूज से क्या क्या बचाव होता है, तो अतिभारण और लघु परिपथन से बचाता है फ्यूज, ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मतलब किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णन स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में चलती है, इसका क्या कारण है। मतलब कौन कहा था कि
मोटर घूर्णन जो है, घूर्णन स्टेटर जो है, स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में घूमती है। तो कौन कहा था? तो ये जो है नियम है, लेंज के नियम है। ऑप्शन जो है ए सही आंसर हो जाएगा, लेंज के नियम के द्वारा बोला गया था ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर की परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। तो स्टार्ट करने के लिए उसे बाह्य प्रतिरोध बाहर से कोई मोटर लगा के जो स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा मोटर होगा वो? तो ये जो है प्रेरण मोटर होता है। प्रेरण मोटर दो प्रकार के होता है, एक होता है पिंजरी मोटर और एक होता है सर्पिली मोटर। उसी को स्लिप मोटर कहा जाता है, स्लिप रिंग मोटर। तो पिंजरी मोटर में बाहर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन सर्पिली मोटर यानी स्लिप रिंग मोटर को बाहर से उसमें जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे तो लिखने में नहीं बनता है, लेकिन आगे चल के इसका सुधार होगा, क्योंकि लिखने से ही ज़्यादा समझ में आता है। और पिंजरी मोटर किस तरीके का होता है? तो पिंजरी मोटर कुछ इस तरीके से होता है, तो दोनों तरफ से बलाई लगा रहेगा इस तरीके से, जिसमें कि बाहर से इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन स्लिप रिंग मोटर जो है इस तरीके से होता है। तो जो एक तार होता है एक जगह रहता है यहाँ पे ठंडा वाला, और एक छोर जो रहता है अलग से रहता है, तो इसी को कहा जाता है स्लिप रिंग मोटर। इसमें यहाँ पे जोड़ा जा सकता है अलग से। तो ऑप्शन यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल की विद्युत रोधी परीक्षण में प्रतिरोध खाली स्थान से कम होनी चाहिए। ये तो याद करने वाला चीज़ है कि इतना से कम, ये फिक्स रहता है, कितना से कम होना चाहिए। तो 1 मेगा ओम से जो है कम होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधी परीक्षण में प्रतिरोध जो है 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सही सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है 9 नंबर में बोला है कि पोल अंतराल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो पोल अंतराल जो है इस तरीके से मोटर होता है, और इधर नॉर्थ पोल होता है, लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे कुछ तरीके से क्या होता है, पिंच रहता है, मतलब खांचा रहता है। तो खांचों दो पोलों के बीच खांचों के अंतराल को ही पोल पिंच कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इस साइड होगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट, मतलब खांचों की संख्या को ही पोल अंतराल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे कि एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतराल 90 डिग्री हो तो विद्युत शक्ति क्या होगा? अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, पी बराबर, यानी शक्ति बोला विद्युत शक्ति को पी से सूचित करते हैं, तो पी बराबर हो जाएगा क्या? वी आई कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो 90 डिग्री है, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 से कुछ में बिगुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति 0 हो जाएगा। याद रखेंगे कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच का अंतराल जो है 90 डिग्री रहेगा तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट खाली स्थान कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। तो न्यूट्रल वाली स्थान में कौन सा नहीं उपलब्ध रहता है न्यूट्रल तार, ये बताना है। तो यहाँ तो समांतर और श्रृंखला, ये दोनों तो आप समझते होंगे, जो कि घर में कौन सा वायरिंग किया जाता है तो समांतर में किया जाता है, तो उसमें न्यूट्रल तो होता है, बिना न्यूट्रल का मतलब ठंडा जो तार होता है, एक गर्म एक ठंडा होता है, तो उसके बिना तो चलेगा नहीं है। और श्रृंखला भी समझ रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा और स्टार में फंस रहे होंगे, तो डेल्टा किस तरीके से होता है और स्टार किस तरीके से होता है समझते हैं। तो 3 फेज जो मोटर होता है ये 2 प्रकार के होता है, एक स्टार्टर और एक डेल्टा होता है, एक डेल्टा और एक स्टार होता है। तो डेल्टा जिस तरीके से त्रिभुज बनता है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, तो ये तीनों जो है एक दूसरे से, पहला का दूसरा से और दूसरा का पहला से इस तरीके से जुटा हुआ रहता है, तो इसमें न्यूट्रल तार नहीं होता है। लेकिन स्टार जो होता है, स्टार यहाँ पे हम बना रहे हैं इस तरीके से रहता है बना हुआ, सॉरी फिर से बनाते हैं, स्टार हम बना रहे हैं, तो स्टार कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है, और एक जो है न्यूट्रल का तार यहाँ पे रहेगा, यहाँ से हम न्यूट्रल का तार जो है निकाल लेंगे इस तरीके से, तो ये जो है इसमें न्यूट्रल तार यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन में न्यूट्रल तार होता है? तो स्टार में जो है न्यूट्रल तार होता है, बाकी सॉरी न्यूट्रल तार नहीं होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें नहीं होता था, डेल्टा में नहीं होता, डेल्टा इस तरीके से होता है, बीच में प्रतिरोध लगा हुआ रहता है इस तरीके से सब में, तो इसमें स्टार नहीं होता है, सॉरी न्यूट्रल नहीं होता है, और बाकी समांतर श्रृंखला और स्टार में न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि डेल्टा में जो है, डेल्टा में न्यूट्रल तार नहीं होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल्टरनेट रेटिंग किस में दी जाती है? अल्टरनेट रेटिंग किस में दिया जाता है? तो अल्टरनेट रेटिंग किस में मापा जाता है? तो अल्टरनेट रेटिंग किलोवाट एम्पियर में मापा जाता है। अच्छा, किलोवाट में किसको मापा जाता है? तो मोटर की चाल मापा जाता है किलोवाट में, और यहाँ पे संधारित्र तथा प्रेरकत्व को मापा जाता है किलो kVAr में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रशहीन अल्टरनेटर में यदि 2 अल्टरनेटर एक ही शाफ्ट पर हो तो उन्हें क्या कहेंगे? ब्रशहीन अल्टरनेटर में यदि 2 अल्टरनेटर एक ही शाफ्ट पर लगा हो तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा कि मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर कहते हैं उसे। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को अंतर्दायित्व मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो यूपीएस इसमें होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा यूपीएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है अनइंटरेक्टेड पावर सप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खाली स्थान के बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर पहले जानेंगे। 1 किलोवाट बराबर होता है जूल में 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये जूल में है, जूल में लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कैलोरी में निकालना है। तो कैलोरी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी में, तो मतलब 1 जूल में हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो इसमें हम गुना कर देंगे 3.6 गुना 10⁻6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा में आ जाएगा कैलोरी में 860 कैलोरी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टोराइड क्या है? टोराइड क्या है? तो पहले परिनालिका, तो आप टोराइड तो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन परिनालिका जरूर समझ रहे होंगे क्योंकि परिनालिका पढ़ेंगे। तो परिनालिका किसे कहा जाता है? तो क्रोड पर जो तार इस तरीके से लपटा हुआ रहता है और ये जो है क्रोड बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये जो बन जाता है स्प्रिंग के जैसा, उसी को परिनालिका कहा जाता है। सेम यही चीज़ है ये टोराइड में क्या होता है कि सेम इसी तरीके से लपेट दिया गया और लपेट करके क्या होगा कि इसे गोल की तरह इस तरीके से गोल कर दिया जाएगा और गोल में इस तरीके से जो है लपटा जाता है क्रोड तार को, तो इसी को कहा जाता है टोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तार की कुंडलीकृत कॉइल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस प्रकार की दृष्टि धारा मशीन के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? मतलब यहाँ पे पास समझना है। पास का मतलब क्या होता है? तो पास का मतलब लैप होता है। लैप बाइंडिंग समझे होंगे, लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग 2 प्रकार के होता है डीसी मोटर में। डीसी मोटर में क्या होता है? तो डीसी बाइंडिंग में 2 प्रकार की बाइंडिंग होता है, एक होता है लैप बाइंडिंग और एक होता है वेब बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? सही ढंग से सुनना है क्योंकि लिखने में तो बनेगा नहीं, तो सुनकर याद रखना है। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? ज़्यादा होता है धारा क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब करेंट ज़्यादा होता है और वोल्टेज कम होता है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है? तो धारा ज़्यादा और कम वोल्टेज होता है। वहीं वेब बाइंडिंग की बात करें तो वेब बाइंडिंग में क्या होता है कि कम धारा होता है, धारा क्या होता है? कम होता है और वोल्टेज अधिक होता है। तो दोनों एक उल्टा है, मतलब वेब बाइंडिंग में ज़्यादा धारा कम वोल्टेज, जबकि वेब बाइंडिंग में कम धारा अधिक वोल्टेज। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पास का मतलब होता है लेप बाइंडिंग, लेप कुंडली, वही लेप बाइंडिंग या लेप कुंडली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन में ही समझना था कि पास कहते हैं किसको? तो लेप बाइंडिंग को बोला जाता है पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेप बाइंडिंग में क्या बताएं? तो लेप बाइंडिंग में उच्च धारा और निम्न वोल्टेज। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि उच्च धारा निम्न वोल्टेज। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर में 230 वोल्ट एसी पर्दाय से जोड़ा जाए, मतलब 230 वोल्ट का डीसी मोटर है, श्रेणी मोटर है, उसमें क्या कर रहे हैं कि 230 वोल्ट का एसी दे रहे हैं, डीसी है एसी दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो एसी और डीसी में समझते हैं। तो एसी में क्या होता है? तो एसी में होता है प्रेरकत्व होता है, संधारित होता है और क्या होता है? प्रतिरोध होता है। लेकिन डीसी में क्या होता है? डीसी में केवल प्रतिरोध होता है। तो इसमें जो है एसी में अधिक हानि होता है जबकि डीसी में कम हानि होता है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि यह आराम से चलेगा, यह रुक कर चलेगी और यह जल जाएगी। तो ऑप्शन में डी में दिया हुआ है कि यह निम्न दक्षता से और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। तो क्योंकि एसी में क्या है? अधिक हानि है और डीसी में कम हानि है, तो क्या होगा कि जिसके कारण क्या होगा कि स्पार्क मतलब चिंगारी जो होता है उसके साथ यह निम्न दक्षता के साथ अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है और 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दृष्टि धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानि को एक साथ क्या कहा जाता है? दृष्टि धारा में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रकीर्णन हानि। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन हानि। चुंबकीय हानि और यांत्रिक हानि को जब जोड़ेंगे तो जोड़ करके क्या बनता है? प्रकीर्णन हानि। मतलब ये प्रकीर्णन हानि जो है 2 भाग में बटा हुआ है, चुंबकीय हानि और यांत्रिक हानि। उसी तरीके से कोर हानि क्या होता है? तो कोर हानि मतलब लोह हानि किसी 2 भाग में भी बटा, लोह हानि भी 2 भाग में बटा हुआ रहता है। कौन? तो ईडी धारा हानि और हिस्टेसिस हानि होता है। और घूर्णन गति तो जो जिसमें घूरने वाला होगा उसमें घूर्णन गति घर्षण के कारण होता है। और ताम्र हानि किसमें होता है? तो जो कॉइल होता है, तार जो लपटा हुआ रहता है उसमें हानि होता है, क्योंकि लोड पर ये निर्भर करता है ताम्र हानि। चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होता है? बिजली की खपत किसमें सबसे अधिक होगा? तो खपत P बराबर शक्ति क्या होता है? I स्क्वायर RT। मतलब R का मान जो है जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें शक्ति भी मतलब बिजली भी खपत अधिक होगा। तो प्रतिरोध का मान किसमें ज़्यादा होगा? तो हीटर में क्या लगाते हैं? तो नाइक्रोम का तार लगाते हैं, जिसके कारण जो है ये बिजली ज़्यादा लेगा, प्रतिरोध इसमें ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा खपत बिजली कौन करेगा? तो हीटर करेगा, वाटर हीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर और 21 नंबर क्वेश्चन है
कि चालक तार पृथ्वी के बीच का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो ये भी याद करने वाला चीज़ है कि एक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका प्रतिरोध होता है 50 पर प्रति बिंदुओं की संख्या। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर दिया हुआ है। अगर लीकेज धारा का पूछा जाए तो लीकेज धारा का होता है 1/5000 गुना पूर्ण भार धारा। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है। किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है। तो फ्यूज काम करता है किस पे, तो करंट का ताप प्रभाव पर करता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि फ्यूज जो है काम करता है करंट का ताप प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की कौन सा फ्यूज आकार में सबसे बड़े होते हैं। तो डीसी फ्यूज किस तरीके से होता है, तो ये सीधा होता है, ये चलता है लाइन इसमें इस तरीके से। और एसी फ्यूज में क्या होता है, एसी लाइन कैसे चलता है, तो एसी लाइन कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब ऊपर या फिर नीचे ऊपर इस तरीके से चलता है। तो सबसे बड़ा आकार का पूछ रहा है, तो बड़ा आकार का किस में होगा, तो बड़ा आकार का होगा डीसी फ्यूज में। डीसी फ्यूज जो है बड़ा आकार का होगा, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा डीसी फ्यूज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिए गए, मतलब छिद्र जो रहता है किस लिए दिया जाता है, उसे क्या होता है ये बताना है। तो इससे होता क्या है, तो इसी एक पहले मोटर थी, सॉरी जो मीटर रहता था पहले का मीटर में होता था इस तरीके से, मतलब इस तरीके से मीटर रहा और यहाँ पे रेटिंग लिखा था जो भी है, और नीचे एक इस तरीके से क्या होता था, तो डिस्क लगा हुआ रहता था। ये डिस्क जो है अगर आप विद्युत को नहीं भी यूज कर रहे हैं फिर भी ये डिस्क जो है घूमते रहता था, जिसके कारण क्या होगा कि बिजली मतलब उठ रहा है, मतलब यूनिट उठ रहा है, जिसकी बिजली बिल भी आ जाता था बिना यूज किए हुए। तो ये ना चले, मतलब अगर हम बिजली नहीं यूज करें तो ना चले और बिजली नहीं उठे, उसके लिए क्या हुआ कि शिकायत जब गया तो ये क्या हुआ कि इसके ऊपर और एक नीचे 2 छिद्र कर दिया गया। यही छिद्र का बात कर रहा है कि छिद्र के लिए दिए गए, तो कर दिया तो क्या हुआ कि ये अपने आप कुछ देर में मतलब नहीं यूज करने पर रुक जाता था। तो इसका आंसर अब बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, तो विपर्सन को रोकने के लिए, या इंग्लिश में बोले तो कीपिंग डिस्क को रोकने के लिए। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होता है। तो किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होता है, किसमें मतलब विद्युत को उत्पादन करने में सबसे कम खर्चा होता है। तो थर्मल पावर में किसका जरूरत होता है, कोयला का। और गैस में क्या होता है, गैस इलेक्ट्रिक में गैस का जरूरत पड़ता है। डीजल में इलेक्ट्रिक में डीजल का यूज करके बनाया जाता है बिजली। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पानी का यूज़ किया जाता है। तो सबसे कम खर्चा किस में आएगा, तो पानी में सबसे कम फ्री में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से मतलब करेंट को बनाने में सबसे सस्ता पड़ेगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ईंधन सेल के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ पे ईंधन सेल के मतलब क्या हुआ कि बैटरी का बात कर रहा है, बैटरी सेल। तो बैटरी सेल में क्या होता है कि ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होता है। इसे आप डायरेक्ट स्विच दीजिए और चलना शुरू हो जाएगा। इससे वे सूक्ष्म मतलब ये सक्षम होता है, किसी भी लोड पर इसे चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बोला इसके स्थान पर कोई प्रतिबाधा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कहीं भी आप इसे रख करके चला सकते हैं, मतलब इसका यूज किया जा सकता है, कोई भी प्रतिबाधा इसमें नहीं होता है। वर्षा हो या हवा उबा है तो इसमें कोई भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब घर में रखिए, बैटरी चार्ज करके और यूज़ कीजिए। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं, बिल्कुल ये गलत है, ये कोई प्रदूषण नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसे जितना हो सके उतना तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ के बोला है ऊष्मा जैसे, यानी ऊष्मा ताप जो है गर्म हो गया है उसे मुक्त करने के लिए, ठंडा करने के लिए, उसे जितना हो सके जल्दी से उसे ठंडा करना है तो क्या करना होगा, किसका यूज़ करेंगे इसे, तो कूलिंग करेंगे। मतलब ठंडा मतलब कूलिंग करना होगा, तो रिएक्टर कूलिंग से करेंगे ठंडा। रिएक्टर कूलिंग में किसका यूज़ किया जाता है, तो रिएक्टर कूलिंग में जल या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन से का यूज़ किया जाता है रिएक्टर कूलिंग से ठंडा करने के लिए। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और मंदक के रूप में किसका यूज़ करते हैं, तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल इसे का यूज़ करते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि एक बिंड मिल में बिजली का उत्पादन। तो एक बिंड के मतलब पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि एक बिंड मिल बोला जाता है किसे, तो पवन चक्की का बात कर रहा है ये। एक बिंड मतलब एक चक्कर में जो मोटर लगा रहता है उसमें कितना बार, मतलब एक चक्कर जब पंखा चलेगा तो कितना चक्कर वो मोटर का जो रोटर रहेगा वो कितना चक्कर लगाएगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसमें जान लेते हैं कि इसमें कौन सा मोटर लगा रहता है। तो इसमें प्रेरण मोटर रहता है। प्रेरण मोटर इसी को कहा जाता है इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो जब एक चक्कर लगाएगा तो वो मोटर जो है 3 गुना, मतलब 3 पावर 3 में ये मोटर चक्कर लगाएगा। एक बार जब पंखा घूमेगा तो मोटर का जो रोटर होगा वो बेग पर पावर 3 में मतलब घूमेगा। तो ऑप्शन अब यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। अब बताएंगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में कि हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है।
घन के अनुपातिक, मतलब पावर 3 होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसे याद रखेंगे कि पी समानुपाती भी पर पावर 3 हो जाता है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। और क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में कौन गलत है। कोरोना पहले समझते हैं, कोरोना कहा जाता है किसे। तो कोरोना जब हाई वोल्टेज किसी तार से गुजारा जाता है, 30 किलो वोल्ट से अधिक जब गुजारा जाता है किसी तार से, तब ये कोरोना उत्पन्न होता है। मतलब होता क्या है कि लाइट के जैसा बैगनी कलर का लाइट उसमें जलने लगेगा तार में, तो उसी को कोरोना कहा जाता है। ये एक प्रकार का हानि है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कोरोना के कारण बिजली का एक निश्चित अवयव होता है। बिल्कुल होता है, ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ओजोन निर्माण के कारण कोरोना क्षरण होता है। कोरोना क्षरण का मतलब होगा कि ओजोन निर्माण के कारण, मतलब O3 के निर्माण होने के कारण क्या होता है कि तार पर जंग लगने लगता है। जंग लगने से क्या होगा कि क्षरण होगा वो तार। तो ये भी सही है, बी भी सही है। और 3 में बोला कि कोरोना हानि के कारण संचरण लाइन में विद्युत धारा ज्वारीय स्वरूप की होती है। तो ज्वारीय स्वरूप की होती है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ज्वारीय स्वरूप की नहीं होता। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे हम बताएं कि 30 किलो वोल्ट से अधिक होता है, यहाँ पे 35 से दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि 30 किलो वोल्ट से अधिक जब धारा को प्रभावित किया जाता है, भेजा जाता है उस तार से, तो कोरोना उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी जो है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन में है 30 नंबर कि कोरोना के कारण, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये बताना है क्योंकि अभी हम बताएं कि कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणाली पर खाली स्थान का प्रभाव पड़ता है। तो ओजोन की स्थिति किसके का प्रभाव पड़ता है बताना है। ओजोन के कारण यानी O3 के कारण क्या होता है, तो क्षरण होता है, जंग लग जाता है, जिसके कारण क्षरण होने लगता है। तो चालक तार का संक्षरण होने लगता है। ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबल का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो चालक की सामग्री है, ऑप्शन ए में दिया हुआ। चालक की सामग्री पर बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कैसा तार हम लगाना चाहेंगे, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, तो किस सामग्री पर निर्भर करता है। तारों की संख्या, मतलब कोरों की संख्या, इस पर भी निर्भर करता है कितना तार ले जाना है। और वोल्टेज ग्रेडिंग, मतलब कितना हमें वोल्टेज उस तार से गुजरना है, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन भू संपर्कित बिंदु, ये भू संपर्कित बिंदु क्या होता है, तो लीकेज धारा जो होता है, उस लीकेज धारा को हम पृथ्वी में भेजते हैं, तो इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि अभी इससे ऐसे याद रखिए कि गाँव में जब देखते हैं कि बिना इसका भू संपर्कित के बिना ये बल्ब जलाया जाता है, एक न्यूट्रल तार ले लेता है और एक मेन तार ले लेता है और इसी से काम चलाते रहता है। और ये जो है भू संपर्कित मतलब अर्थिंग का यूज नहीं किया जाता है उसमें। न्यूट्रल के मतलब जो गांव में तो इसे ठंडा तार को ही बोल देता है अर्थिंग, लेकिन वो अर्थिंग बोला जाता है भू संपर्कित को, जो लीकेज धारा होता है उसे नीचे भेजा जाता है। तो ऑप्शन बी है जो कि भू संपर्कित बिंदु को उतना ध्यान में नहीं देता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस तरह के वायरिंग में परिवर्तित करना आसान होता है। तो किस तरह के वायरिंग में परिवर्तित करना आसान होता है ये बताना। आप वायरिंग के बारे में समझते हैं। हाँ, केसिंग वायरिंग है। केसिंग वायरिंग किसे कहा जाता है, तो जब देखते हैं प्लास्टर हो जाने के बाद क्या होता है कि ऊपर से हम एक इस तरीके से ठोकते हैं और उसके बाद उसमें तार डाल करके ऊपर से एक केप लगा देते हैं, इस तरीके से ढक्कन लगा करके दाब के लगा देते हैं, तो उसी को कहा जाता है केसिंग वायरिंग। बेटन वायरिंग किसे कहा जाता है, तो ये पहले चलता था, ये सरकारी ऑफिस में देखते होंगे, तो इस तरीके से पहले काट ठोक दिया और काट के ऊपर तार ले जाया जाता है, तार ले गया और उसे पिन लगा देता है, उसी को बेटन वायरिंग कहा जाता है। अब समझते हैं क्लिट वायरिंग आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। क्लिट वायरिंग क्या होता है कि तार ले गए, जो अपने से भी कर लेते हैं, तार पे क्या करें इस तरीके से तार ले गए और क्लिप लगाते गए, इस तरीके ठोक दिए बीच बीच में। ये जो है बहुत ही आसान और सबसे सस्ता क्लिप बाइंडिंग ही होता है। और कंडक्ट बाइंडिंग किसे कहा जाता है, तो कंडक्ट बाइंडिंग जो है दीवार को काट करके और पाइप उसमें डाला जाता है, उसी को कंडक्ट बाइंडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मतलब क्या बोला कि किस तरह के बाइंडिंग में परिवर्तन करना आसान हो, मतलब बाइंडिंग किया और कुछ दिन के बाद हमें वहाँ से दूसरा जगह करना है, तो उसके लिए सबसे आसान इसमें होगा तो क्लिट बाइंडिंग में पिन को उखाड़ देंगे और तार को फिर से हटा लेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप अपने घर के लिए 1.5 टन एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हर एक वोल्ट 1000 वाट से अधिक है। एयर कंडीशनर लगाने के लिए कितने पावर सर्किट की ज़रूरत होगी, तो कितने पावर सर्किट का ज़रूरत होगा ये बताना है। तो पहले ये याद रखेंगे, हम बता रहे हैं कि लाइट और बल्ब रहेगा, तो क्या होगा कि 800 वाट पे 10 पॉइंट का मतलब 10 स्विच, इस तरीके से याद रखना कि 800 वाट पे 10 स्विच लगा सकते हैं। और जब पावर सर्किट रहेगा, पावर सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, तो पावर सर्किट में क्या होगा कि पावर सर्किट में 3000 वाट पे 3000 का कोई सामान है, तो 3000 वाट पे का कोई सामान है, तो उस पर 2 पॉइंट लगाएंगे, यानी 2 स्विच उस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पे बोला 1000 वाट से अधिक, यानी यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या है। चौक जैसे पहले मरकरी चलता था, अब तो उस तरीके का मरकरी नहीं आता है। पहले इस तरीके से रहता था, एक होल्डर पहले रहता था काठ का बना हुआ, और इसी में बीच में या ऊपर नीचे कहीं भी इस तरीके से एक चौक लगा हुआ रहता है, उसी चौक का बात कर रहा है। तो उस चौक किस लिए लगाया जाता है, तो वो सीमित करने में, मतलब करंट जो है जितना वाट का मरकरी है उतना वाट करंट देगा, करंट को सीमित करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है।
अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है प्रदीप्ति की इकाई क्या होता है। प्रदीप्ति का इकाई बताना, मतलब मात्रक बताना है प्रदीप्ति का। तो प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अच्छा, वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो केंद्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, और 36 में पूछा गया कि किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये बहुत यार का क्वेश्चन है, किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है किसी भी बल्ब का फिलामेंट। जो कार्बन का क्या बना हुआ रहता है, तो ब्रश बना रहता है, जो मोटर में लगा जाता है ब्रश। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि एल्युमिनियम को बस बार के मतलब तार समझेंगे या वायर, बस बार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है। तो वरीयता दी जाता है, मतलब एल्युमिनियम के तार को किस लिए वरीयता मतलब अच्छा बोला जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है इसका ज़रा किस लिए किया जाता है, तो इसमें ये आसानी से मिल जाता है, कम लागत में भी मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है और वरीयता भी दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कम लागत के कारण, ऑप्शन निम्न लागत, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, निम्न लागत के कारण। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि ACSR का फुल फॉर्म बताना है। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रियनफोर्ड। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रियनफोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरा हो, द्वितीयक कुंडली में जैसे इस तरीके से ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर बना रहता है, और ये हो गया सेकेंडरी कुंडली और ये प्राथमिक कुंडली। यहाँ बोला है कि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, फेरों की संख्या इसमें अधिक है, यानी द्वितीयक कुंडली में अधिक है फेरों की संख्या, तो कौन कैसा ट्रांसफार्मर होगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, उसी को हिंदी में बोलेंगे तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। और अगर फेरों की संख्या कम रहता है और प्राथमिक में अधिक रहता है तो कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर जिसमें तार को लपेटा जाता है, उसका किसका बना हुआ रहता है, तो किसका बना होता है, तो सेमी कंडक्टर का बना होता है, उच्च सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, उच्च सिलिकॉन स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल खाली स्थान बाइंडिंग होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल होता है, तो एक कॉइल होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एक बाइंडिंग होता है, ऑप्शन ए। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 में बोला है कि परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर में लो हानि पाई जाती है। लो हानि किस पे पाया जाता है, इसे हम अभी पीछे बताए थे। लो हानि कहाँ होता है, लो हानि पाई जाती है, तो लो हानि किस पे पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोर पे होता है लो हानि। लो हानि दो प्रकार का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेसिस लॉस, इसी को लो हानि कहा जाता है, या आयरन लॉस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आयरन लॉस। और एक होता है ताम्र हानि, यानी कि कॉपर हानि, वो जो है धारा पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर में पूर्ण भरित तांबे का नुकसान 1600 वाट है, तो अर्धभरित तांबे का नुकसान क्या होगा। जब अर्धभरित बोलेगा तो 1/4 से गुना कर देना है इसमें, तो 1/4 से गुना करेंगे तो क्या होगा कि 4 चौके 16 यानी 400 वाट हो जाएगा। और इसका पूरा फॉर्मूला जान लीजिए, और फॉर्मूला पर बनाकर देख लेते हैं। PL बराबर होता है बराबर I² R होता है, I² R होता है। तो I का क्या बोला है कि अर्धभरित मतलब 1/2, यानी कि धारा का मान 1/2 कर देने पर क्या होगा, तो I का स्क्वायर है मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो यही 1/4 से क्या होगा कि 4 मतलब 1/4 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा कि 400 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं, और 44 नंबर क्वेश्चन में है कि थ्री कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, ये सही ढंग से समझना है। थ्री फेज इस तरीके से है, और केबल बोला है, यहाँ पे ध्यान देना है, केबल बोला है। केबल के मतलब हुआ कि इसमें कवर लगा हुआ है और पृथ्वी के नीचे से जाता है ये लाइन, तो उसी का बात कर रहा है। तो केबल में जब किस रंग का न्यूट्रल तार होता है, जो ठंडा तार बोलते हैं, न्यूट्रल तार किस रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। यही चीज़ अगर ऊपर से जाए, पोल पर से खींचा जाता है ऊपर से, जिसे क्या कहा जाता है, तो सिरोपरी लाइन कहा जाता है उसे, तो उसी में न्यूट्रल तार होता है काला कलर का। यहाँ पे ध्यान देना है, जब नीचे से जाएगा पृथ्वी के नीचे से गड्ढा में खन करके, तो उसमें होगा न्यूट्रल तार नीला कलर का, जबकि ऊपर सिरोपरी रहेगा यानी ऊपर से रहेगा तो काला कलर का होगा न्यूट्रल। और एक है कि भूसंपर्कित जो कि अभी लीकेज धारा को पृथ्वी में भेजता है, उसी को भूसंपर्कित बोला जाता है। वो जो है ऊपर रहे या नीचे रहे, वो हमेशा हरा कलर का होता है। और 3 होता है मेन फेज, तो 3 मेन फेज कौन कौन होता है, तो रेड, येलो और ब्लू नीला होता है, ब्लू या नीला उसी को बोलते हैं। तो चलिए अगला, ये सही ढंग से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर नीला होगा यहाँ पे। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, और 45 नंबर क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है। रनिंग टॉर्क का अनुपात क्या होता है, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0 होता है। सिंगल, यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर के मतलब क्या है, तो सिंगल, यहाँ पे सिंगल फेज मोटर हो या तुल्यकालिक मोटर हो, दोनों में क्या होता है, तो नो सेल्फ स्टार्टर होता है, सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है ये। तो ये क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि
अधिकतम टॉर्क, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है, जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सही से क्वेश्चन समझना कि उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है, जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रोटर वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति का विकसित होता है। मतलब दोनों जो है लॉक है, रोटर और स्टेटर जो इस तरीके से होता है, ये दोनों जो है लॉक है। किसी का और बात बोल रहा है तो क्या होगा इसका आंसर, तो लॉक रोटर टॉर्क होगा, ऑप्शन सी होगा। मतलब एन आर मतलब रोटर की गति और एन एस स्टेटर की गति दोनों बराबर होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि लॉक रोटर टॉर्क, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला कि तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर खाली स्थान के लिए लगाया जाता है। तो किस लिए लगाया जाता है, तो तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर खाली स्थान किस लिए लगाया जाता है, तो वोल्टेज या पावर मतलब वोल्टेज या करंट को सुधारने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा कि शक्ति गुणांक और वोल्टेज दोनों को सुधारने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा कि शक्ति गुणांक में सुधार और उपकेंद्र वोल्टेज में स्थिरता। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा। तो कौन सा लाभ होगा, तो वेरिएबल मतलब VFD ये जो है अर्धचालक का बना होता है, इसमें घूर्णन का कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रख रखाव की लागत में कमी होगा। मतलब इसमें कोई भी घूरने का गति नहीं है, तो छोटा मोटर होगा, और छोटा मोटर होगा तो उसे रखने के लिए कम लागत पड़ेगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सही आंसर है 49 नंबर, और 49 में है कि SF6 निर्वात, तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है इसका सबका यूज, तो वियोजक के लिए किया जाता है। जो करंट जैसे सर्किट जिस तरीके से यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये होता है कि भारी बड़ा वोल्टेज को कट करने के लिए मतलब इसका यूज़ किया जाता है। SF6 निर्वात, तेल, वायु, इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, परिपथ वियोजन के लिए मतलब कट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, और आज का सेट का ये जो है ट्रेड का लास्ट क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज का कार्यतः 4 पोल वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की कितनी गति होती है। तो रोटर की गति, इसका फॉर्मूला लिखेंगे NS बराबर 120 F बटे पोल की संख्या यहाँ पे P। तो इसका अब यहाँ पे बैठा लेना है 120, और F का मान क्या है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, गुना 50 बटे पोल की संख्या 4, नीचे 4 हो जाएगा, 4 या 12, और इधर हो जाएगा 5 या 15, यानी 500 RPM हो जाएगा। इसके बाद है जो हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो इसके यहाँ आज के लिए इतना ही करेंगे, और बाकी कंप्यूटर का क्वेश्चन करा देंगे। इसके लिए हम अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे इसका, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा। और बता दें कि ये PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और रीजनिंग का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है 10, तो ऐसे तो हल्का ही रीजनिंग रहता है, आप लोग बना लेते होंगे पूरा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है रीजनिंग का क्वेश्चन में, तो आप वहीं पे ग्रुप का टेलीग्राम का ग्रुप है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और एक कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लगा वीडियो। तभी क्या हुआ कि 1 नंबर सेट से हम इसका पूरा इसी तरीके से सोल्यूशन कराते चलेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।